Very good morning to all of you. Welcome to all. Yes. Okay. ठीक है. Good morning best wishes. Good morning Sarwan. Welcome. Okay. आज थोड़ी डिले क्लास पर कोई बात नहीं है. फास्ट करेंगे हम. और प्रैक्टिस सीरीज है. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है. एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए एंड देन विल स्टार्ट. ओके. चलिए. हाँ ठीक है. यहाँ पर सब क्लियर है. आप बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना. उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. फास्ट करेंगे क्योंकि मैराथन क्लास है आपकी. ओके. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. A stanza made up of 3 lines is called. What is called? A stanza. एक सेकेंड. थैंक यू हीरा. एक सेकेंड वेट कीजिए. चलिए बताइए. A stanza made up of 3 lines is called. All 3 lines rhyme or the first and third line rhyme, also called an ABA pattern. बताइए. Which one is your answer here? Yes. Choose your answer. Tercet, quatrain, terza, rima या A and C both. ओके. एक स्टेंजा जो बना होता है 3 लाइन से और all 3 lines rhyme or the first and third line. Very well done. और सोचकर आंसर दीजिए थोड़ा और. ठीक है. 3 lines is called. All 3 lines rhyme or the first and third line rhyme, also called an ABA pattern. हाँ. ठीक है. सभी ठीक है. सबने आंसर किया ना. ये होगा डी. A and C both. terza, rima and tercet. ठीक है. दोनों क्या है 3 लाइन राइम्स होती हैं. फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम जिसको ABA पैटर्न बोला जाता है. टर्सेट और terza, rima. हाँ. वेरी वेल डन. ABA जहां पर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम होती है. देखो फर्स्ट लाइन A एंड थर्ड लाइन ऑल्सो A और नेक्स्ट बीच में B. ठीक है. तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सेट और terza, rima. क्लियर. चलो. दांते अलिग्री की डिवाइन कॉमेडी terza rima का एग्जाम्पल हो जाती है. टॉमस हार्डी की द कॉन्वेंट सोफिया. हाँ ठीक है. वेरी वेल डन. चलो. A tetrameter has. बताओ. A tetrameter has. बताइए. 3 feet, 4 feet, 6 feet या 7 feet. I'm waiting your answer. आज मुझे कमेंट लेट क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओके. ठीक है. वेरी वेल डन. टेट्रामीटर आप जानते हो है ना. 3 फीट किस में होते हैं? ट्राई में. 4 फीट इज द राइट आंसर. ठीक है. और 6 फीट किस में होते हैं? हेक्सा में. 7 फीट हेप्टा. 8 फीट ऑक्टा. ठीक है. और 2 फीट डाई बोलेंगे. तो ये देख लो एक बार. बी ऑप्शन करेक्ट होगा. टेट्रामीटर हैज 4 फीट. मोनोमीटर 1 फुट का होता है. डाईमीटर मीन्स 2 फीट. ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा. ठीक है. ये वाली होती है इसमें राइम. ठीक है. मीन्स फुट. 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट एंड 8 फीट. क्लियर. चलो नेक्स्ट.
A dash is a literary genre that parodies or satirizes the traditional epic poem. Dash use the elevated language, structure and convention of epic poetry to tell a trivial, mundane or humorous story. बताइए which one here is correct? किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये? ओके ठीक है, वेरी वेल डन। हाँ ये ठीक है सभी का। ठीक है ठीक है। एपिक कैसे हो जाएगा? एपिक नहीं होगा। हाँ बताइए। देखो लिटरेरी जॉनरा जिसमें पैरोडीज और सटायर होता है, ट्रेडिशनल एपिक पोयम, ठीक है, एलिवेटेड लैंग्वेज स्ट्रक्चर और टू टेल अ ट्रिवियल मंडेन मीन्स एक तुच्छ जो चीज है उसको बताया जा रहा है या किसी ह्यूमरस स्टोरी को, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका मॉक एपिक का। वेरी गुड, मॉक एपिक, ठीक है, ध्यान रखना 7 का सी, मॉक एपिक। पैरोडीज, सैटाइरिज द ट्रेडिशनल एपिक पोयम, ठीक है, कौन सा जॉनरा है? मॉक एपिक। ध्यान रखना, अदर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नैरेटिव फॉर्म होता है पोइट्री की, और एपिक क्या है? एपिक होता है लॉन्ग नैरेटिव पोयम, ठीक है, जिसमें टिपिकली एक हीरोइक स्टोरी को बताया जाता है जहां पर कोई सेंट्रल कैरेक्टर और डिटेल्ड सेटिंग होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें सिंगल कैरेक्टर की इनर थॉट्स को बताया जाता है, ठीक है, एंड इमोशंस इन अ ड्रामेटिक एंड एक्सप्रेसिव वे। और बैलेड ऐसे सॉन्ग जो किसी स्टोरी को बताते हैं, ऑफन विद अ फोकलॉरिक और रोमांटिक थीम, ठीक है, ध्यान रखना। नैरेटिव स्ट्रक्चर होती है, क्वेट्रेंस में होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है आपकी बैलेड की। बैलेड की स्ट्रक्चर नैरेटिव होती है, क्वेट्रेंस में होते हैं, सिंपल लैंग्वेज होती है, रिपीटेशन और रेफ्रेन इनमें पाया जाता है, स्पेशली किसमें? बैलेड में। रेफ्रेन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द लाइन। हाँ गुड मॉर्निंग हर्ष, ठीक है, ओके ठीक है हीरा, हाँ क्लियर। और फोकलॉरिक थीम्स इनकी रखी जाती हैं। नेक्स्ट, रूरल सेटिंग, आइडियलाइजेशन ऑफ रूरल लाइफ, फोकस ऑन नेचर। बताइए इनमें से किसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाती है? हाँ बताइए। रूरल सेटिंग होती है इनकी जिसमें नेचुरल वर्ल्ड, लाइव्स ऑफ कंट्री ड्वेलर्स शो करते हैं। आइडियलाइजेशन होता है रूरल लाइफ का, ठीक है, यानी कि रूरल लाइफ को शो किया जाता है सिंपल, पीसफुल एंड आइडियलिक रूप में। फोकस ऑन नेचर, नेचर पर फोकस करते हैं। यूज ऑफ सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म का यूज करते हैं, ठीक है, ये फीचर्स हैं। टेलीग्राम में पर्टिकुलर स्टूडेंट को बता रही हूं कैसे ज्वाइन करना है। सबसे सिंपल तरीका है, चैनल की प्रोफाइल में जाओ, जो चैनल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वहां लिंक पर क्लिक करो, सीधा आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। फिर भी टेलीग्राम पर जाओ, अगर ऐसा नहीं कर पाते हो टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो इनक्रेडिबल लिटरेचर, ठीक है, चैनल आ जाएगा ओपन होके। हाँ वेरी वेल डन। ये क्या है, किसके फीचर्स हैं? ये पेस्टोरल, बकॉलिक, एक्लोग एंड ईडल के, ये सभी का ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये जो भी फीचर्स है ना ये इन्हीं के हैं, पेस्टोरल, बकॉलिक, एक्लोग, ईडल। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो बकॉलिक है उसमें हर्ड्समैन को शो किया जाता है, पेस्टोरल में जो शेफर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, और बकॉलिक में हर्ड्समैन आपको शो दिखेगा। एक्लोग शॉर्ट होते हैं, ठीक है, इन सबसे जो एक्लोग होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इनको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। सो आंसर इज ई, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए बताइए, व्हेन द ऑडियंस नोट समथिंग दैट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी डू नॉट इज कॉल्ड। बताओ, ये तो आंसर ही शो हो गया। चलो इसको डिस्कस कर लेंगे कि जब ऑडियंस जानती है कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, लेकिन कैरेक्टर वहां नहीं जानते। डिस्कस कर लेते हैं।
वर्बल आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है या आयरनी ऑफ फेट है। ठीक है, अभी ये सब आयरनी के टाइप्स हैं। वर्बल आयरनी क्या होती है कि बोलते जस्ट ऑपोजिट है, होता कुछ और है ना। जैसे आपसे कुछ गलती हो जाए और एकदम से मम्मा बोल देना कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो ये क्या है, वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल। ठीक है, सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, एग्जाम्पल से समझो। सिचुएशनल आयरनी, ओके ठीक है, सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, जैसे शिप पर कोई फंसा हुआ है और चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है और उसकी डेथ प्यास से हो जाए, तो वो ड्रामेटिक आयरनी का एक एग्जाम्पल हो जाता है, सॉरी सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल हो जाता है ना। जैसे कॉलरिज का जो वर्क है द एंशिएंट ऑफ राइम मैरिनर, उसमें सिचुएशनल आयरनी का यूज किया गया है कि वो शिप पर फंस जाता है और प्यास से वहीं उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ड्रामेटिक आयरनी जिसमें, अब ध्यान से सुनना, जिसमें जो स्टोरी के कैरेक्टर होते हैं वो जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन जो ऑडियंस है उसे सब पता रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो तो आंसर होगा इसका ड्रामेटिक आयरनी। एग्जाम्पल से समझो, रोमियो एंड जूलियट में प्रोलोग में शेक्सपियर क्लियर कर देते हैं कि जो इसके हीरो हीरोइन है उनकी डेथ होने वाली है, ठीक है, बट उनको नहीं पता होता। ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। क्लियर? ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया ना। प्रोलोग में हमें पता चल जाता है कि वो उनकी डेथ होने वाली है, तो ये ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल है। ये वाला बताओ, व्हेन द यूनिवर्स और फेट सीम्स टू बी प्लेइंग अ जॉक ऑन अ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, इसमें बताओ कौन सी आयरनी होगी। ठीक है, सोच समझ के बताना। ये सभी हमने क्लियर कर लिए। आयरनी ऑफ फेट मैं बता देती हूं। आयरनी ऑफ फेट क्या होता है? हाँ ठीक है आलोक। ओके खुशबू, सिचुएशनल में सिचुएशनल आयरनी वहां, हाँ ठीक है, सिचुएशनल आयरनी मैंने आपको क्लियर किया ना। हाँ ध्यान से, वेरी गुड अनु। द फायर स्टेशन कॉट फायर, ये कैसी आयरनी का एग्जाम्पल है ये बता दो, और क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर दो। हाँ वेरी वेल डन खुशबू, वेरी वेल डन। जिसने ई दिया है उसका करेक्ट है, कॉस्मिक आयरनी होती है। देखो ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। डी को देख लो, आयरनी ऑफ फेट कहां होती है, यानी कि भाग्य। क्या है कि किसी पर्सन का नाम लकी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ सब कुछ बुरा बुरा होता है, सो वहां पर आयरनी ऑफ फेट होगा। और कॉस्मिक आयरनी, व्हेन द यूनिवर्स और फेट सीम्स टू बी प्लेइंग अ जॉक ऑन अ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, जहां पर यूनिवर्स का वर्ड आ जाए। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं, बट आयरनी ऑफ फेट पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है, जबकि कॉस्मिक आयरनी यूनिवर्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो फेट होते हैं उनसे रिलेट करती है। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आंसर इज कॉस्मिक आयरनी। ओके, अब देखो, द एग्जिस्टेंस यानी कि जो ब्यूटी और अगलीनेस है वर्ल्ड में दोनों विद्यमान है, ठीक है, यानी कि आप देखो नेचुरल ब्यूटी भी होती है, लेकिन साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, लाइक अर्थक्वेक वगैरह, और उनसे क्या है कि जिसके साथ ये घटते हैं उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक आयरनी, और ये यूनिवर्स होती है। और आयरनी ऑफ फेट किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है। क्लियर? एनी डाउट? चलो क्वेश्चन बताओ। ड्राइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर प्ले, बताओ। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ड्राइडन का जो प्ले है ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये आयरनी जो है ना, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, कहां पर क्या क्या कैसे कैसे सिचुएशन होती है, क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल देके पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अनु ने जो एग्जाम्पल दिया था, बताओ किस टाइप की आयरनी है वो? फायर स्टेशन कॉट फायर,
ये एग्जाम्पल है ना, बता दीजिए, फिर क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। वेरी वेल डन। हाँ, ये सही है सभी का। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑल फॉर लव कब लिखते हैं? 1678 में, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के प्ले से ये एडप्टेड है। ये बताइए, ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवल। ऑल्डस हक्सले एक नॉवल लिखते हैं जिसका टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम शेक्सपियर। बताइए किस प्ले से है ये? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एक मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, वेरी वेल डन, वेरी गुड नजमा। हाँ ठीक है, ये है आपका टेम्पेस्ट से सॉरी, टेम्पेस्ट से उन्होंने लिया है ऑल्डस हक्सले ने और अपना नॉवल लिखा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वेरी वेल डन। और 1610 और 1611 में ये ट्रेजी कॉमेडी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प? बताओ किस पोयम में वर्ड्सवर्थ अपने आप को एज एन एलियन हार्प शो करते हैं? ठीक है, एलियन हार्प होता क्या है? एक ऐसी वीणा जब विंड चल रही होती है तो उसके साथ साथ अपनी धुन वो बजाती है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ अपने आप को किस वर्क में एज एन एलियन हार्प रिप्रेजेंट करते हैं? 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर भी पुट कीजिए। ठीक है ठीक है, जिसने बी दिया है वेरी वेल डन। बी नहीं, ए, द प्रिल्यूड। क्या हो रहा है आज? द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड, ठीक है, द प्रिल्यूड एलियन हार्प, ठीक है। इसमें यूज करते हैं वर्ड्सवर्थ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एलियन हार्प, ठीक है। Which is a harp that produce sound when the wind blows through its string, means जैसे जैसे विंड चलती है ना तो वो वीणा बजती है। तो इस रूप में वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड में अपने आप को यूज किया है। नेक्स्ट बताइए, द प्रिल्यूड इज सेड टू बी। बताओ। The prelude is said to be spiritual autobiography of Wordsworth, psychological autobiography of Wordsworth या biographical sketch of Wordsworth, none of these। कंसंट्रेशन जब इधर उधर होता है ना तो ऐसा ही होता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है whenever you are doing study, ठीक है। चलिए बताइए, द प्रिल्यूड इज सेड टू बी क्या बोली जाती है? हाँ, वेरी वेल डन, ये हो जाता है आपका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखना इसको, वेरी गुड। ब्लैंक वर्स में ये लिखी थी किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिसमें वो अपनी ओन ग्रोथ जो प्रॉपर डेवलपमेंट है उसको शो करते हैं। Published in 1850 posthumously by his widow, हाँ, मैरी। वेरी गुड। चलिए, वर्ड्सवर्थ द थॉर्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड केयरफुली। ये थॉर्न क्या है? एक छोटा पेड़ है या बुश आप इसको बोल सकते हो। इज अ और एन ऑड एपिक नैरेटिव पोयम या लिरिकल बैलेड, ठीक है। बताइए, वर्ड्सवर्थ द थॉर्न क्या है ये? और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जैसे आप 15 का आंसर कर रहे हो, 16 का आंसर कर रहे हो ना, तो इस तरह से आप इनको पुट कर दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ। ओके, ठीक है, बताइए क्विक आंसर। वेरी वेल डन। किसने दिया है 15 का? डी, वेरी गुड खुशबू, ठीक है। ये है क्या? एक लिरिकल बैलेड है। ध्यान से इसका जॉनरा देख लो, ये एक लिरिकल बैलेड है जिसमें एक लो ट्री और बुश दिखाया जाता है। ये द थॉर्न उसी का नाम है। ये द थॉर्न ट्री जो है, ठीक है, वहां पर सिंबल किसका है? द पॉन्ड, द माउंट,
ठीक है, सिंबल के रूप में ये शो किए गए हैं, ठीक है। और नैरेट क्या किया गया है, एक ओल्ड सी कैप्टन है, इस पोयम को वो नैरेट करते हैं, ठीक है, नेबरहुड की, जिसमें डिसोलेशन और एलिनेशन दिखाया जाता है। एलिनेशन स्पेलिंग ठीक कर लेना, स्पेलिंग रॉन्ग है ये यहाँ, मींस आइसोलेशन दिखाया जाता है, अकेलापन। ओके, मार्था रे एक विमेन है जिसको त्याग दिया जाता है उसके लवर स्टीफन हील के द्वारा, ठीक है, और जो उसका चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है। एक माउंट क्या है, ये एक टॉप है, ठीक है, जिस पर ये थॉर्न है और वहां पर उसकी ग्रेव मानी जाती है उस बच्चे की, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका ओवरव्यू है द थॉर्न का, इतना काफी है आपको जानना। इसका जॉनरा जान लेना, इसमें मार्था रे एक लेडी है जिसको त्याग दिया जाता है उसके लवर के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोयम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, बताओ। अच्छा सा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लाइक रणजीत सिंह का, ठीक है, या फिर एसके अरोरा की बुक का। बट ये है कि हाँ, जो आपके पास है आप उसी को ही रखिए, ठीक है, किसी के कंसीडर करने से वो कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप खुद से, आप बेस्ट चूज अपने आप से कर सकते हैं, कोई आपको नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, वेरी वेल डन। ये कॉलरिज को वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हुए लिखते हैं, पोयम टू कॉलरिज, ठीक है। आंसर बी करेक्ट होगा। कंपोज की गई थी 1805, पब्लिश 1850। नेक्स्ट, हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोयम। ये बायोग्राफी से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और था कल, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ मिस्टेक थी और जब मैंने इसको सर्च किया तो वो डिबेटेबल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मेरे को उसके कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं मिले हैं। जो मेरे को सोर्स मिले हैं वो मैंने यहाँ आज की क्लास में इंक्लूड कर दिए, उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ओके, चलो। हु इंस्पायर वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप दीजिए, ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहले जो इंस्पायर करने वाले थे वर्ड्सवर्थ को पोएम कंपोज करने के लिए, ये तो कॉलरिज तो बाद में आए ना, हाँ, 1795 में। इसका आंसर होगा आपका सी, विलियम टेलर, जो उनके टीचर थे, उन्होंने उनको इंस्पायर किया था पोएम कंपोज करने के लिए। ये इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। इनके ये हेड मास्टर थे हॉकशीट ग्रामर स्कूल में, ठीक है। कब इनके जो भाई थे ना जॉन वर्ड्सवर्थ, उनको एक रात बाहर बितानी पड़ी, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उनकी डेथ हो जाती है और ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। फिर इनका एडमिशन हॉकशीट ग्रामर स्कूल लंदन में कराया जाता है, जहां के ये जो विलियम टेलर हैं हेडमास्टर होते हैं, और यही इनको एनकरेज करते हैं वर्ड्स को कंपोज करने में। मैथ्यू अर्नोल्ड वाला कौन सा? हाँ, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था हाईएस्ट प्रेस्ट ऑफ नेचर, वो बिल्कुल ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम पे आपको लिख के शो किया था। बट जो क्वेश्चन हमने यहाँ किया था ना, हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ अलोंग विद एस.टी. कॉलरिज revolted against the pseudo artificial diction of dash represented by Alexander Pope, and together they published lyrical ballads, ठीक है, और which is considered a red letter day in the history of English poetry। आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री में रेड लेटर डे कब कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन समझना, ऑप्शन देख लो पहले, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर एक रिवोल्ट करते हैं स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन के खिलाफ, यानी कि वहां पर जो आर्टिफिशियलिटी चल रही थी ना पोएम में, और जिसको रिप्रेजेंट कौन करते थे, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन से एरा के ये पोएट्स थे। एंड फिर उसके बाद इन्होंने इस रिवोल्ट के बाद दोनों ने मिलकर, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने, लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया, जिसको रेड लेटर डे कंसीडर किया जाता है इंग्लिश पोएट्री का। हाँ, आंसर आया किसी का 18 का? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बारे में नहीं पूछा है। यहां पर ये पूछा है, ये जो स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन था ना, जिसको अलेक्जेंडर पोप रिप्रेजेंट कर रहे थे,
ये पूछा गया है, कौन से पोएट थे वो? रॉन्ग मत करो इसको। जिसके अगेंस्ट एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ, हाँ वेरी गुड, वेल डन शोभित। क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्या करो, ये हो जाते हैं आपके न्यू क्लासिकल पोएट्स, ठीक है। ये एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ तो आपके रोमांटिक पोएट्स हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिवोल्ट किया था। ये जो आर्टिफिशियल पोएट्री चल रही थी, स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन, किसको सपोर्ट करते थे? वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, सिंपल पोएट्री को ना। हाँ, ये इनकी फीचर्स है, ध्यान रखना इसको। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को वो सपोर्ट करते थे। चलो, फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज, वर्ड्सवर्थ के लिए एक पोएट क्या है? अ मैन स्पीकिंग टू नेचर, अ मैन स्पीकिंग टू द एलाइट, अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन, या नन? हाँ, ये सही होगा इसमें। हाँ ठीक है रेनू, ठीक है, बेस्ट विशेस, वेरी वेल डन आलोक, आलोक, हर्ष, अनु, ठीक है। हाँ, नियो क्लासिकल शोभित, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड खुशबू। बताइए 19 का आंसर, वेरी वेल डन। जिसने किया है सी, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ओके, ध्यान रखना। अ मैन स्पीकिंग टू मैन की थ्योरी को वो एग्री करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो आ गया वही क्वेश्चन सेम, ठीक है। जो मुझे ऑफिशियल सोर्स मिले, मैंने उस क्वेश्चन को यहां रख दिया। उसमें डाउट था, जब मैंने उसको चेक किया, किसी स्टूडेंट ने मेरे को वो क्वेश्चन भेजा था कि इसका आंसर जॉन कीट्स होगा, बट जब मैंने चेक किया ऑफिशियली हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर, तो उसके कोई ऑफिशियली सोर्स मुझे जॉन कीट्स के भी नहीं मिले। हमने आंसर मार्क किया था डी क्विंसी, वो भी नहीं था, ठीक है। तो जब कोई ऑफिशियली सोर्स नहीं मिले, ये क्वेश्चन एस के अरोरा की बुक में था, तो मैंने इसको यहां पुट कर दिया, जिसमें उन्होंने द प्रीस्ट अनडाउटेडली प्लेस वर्ड्सवर्थ द रिवॉल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये किसने बोला है उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये उनको बोला है प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने। ये उनकी पूरी कोट है, ये मुझे एस के अरोरा की बुक में मिली, ठीक है। तो मैं इसी पर ही जाऊंगी, ये द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मुझे वही मिला। और अगर हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर की बात की जाने लगी, तो वर्ड्सवर्थ को किसने बोला था? वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था, ठीक है। वेरी वेल डन। हाँ, ये है आपका प्रोफेसर हर्बर्ट रीड, ए, ओके। हाँ, ध्यान रखना। चलिए, thou art a monument without a tomb and art alive still while thy book doth live, वेरी इंपॉर्टेंट कोट, ठीक है। और किसने बोली है, किसके लिए बोली है? मैथ्यू आर्नोल्ड, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन। इजी कर देती हूं आपके लिए, शेक्सपियर के लिए यूज की है, किसने की है? हाँ ठीक है खुशबू। ओके हीरा, ध्यान से आंसर करो। चलो एक और हिंट देती हूं, इसको शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो 1623 में ऐड किया गया था। अब बताओ। और ये आंसर गलत नहीं करना है, बेन जॉनसन, ये रॉन्ग नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। बेन जॉनसन 17th सेंचुरी प्ले राइट थे, ठीक है। इन्होंने डेडिकेटरी प्रीफेस लिखा था विलियम शेक्सपियर को, जो कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था, ठीक है, 1623 में, जब शेक्सपियर की डेथ हो चुकी थी 6 साल के बाद, ओके। और क्या क्या लिखा है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए? दाउ स्टार ऑफ पोएट्स, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। स्वीट स्वान ऑफ अवॉन भी वो उन्हें बोलते हैं, ध्यान रखना इन चीजों को। अवर माइंडेड शेक्सपियर, बताइए। हाँ ठीक है, ध्यान से पढ़ो इन चीजों को। ठीक है, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप इजी मार्क कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। ये हो जाते हैं आपके कॉलरिज। फुल fathom 5 thy father lies of his bonds are coral made, those are pearls that were his eyes। कहां से लाइन है?
वेरी वेल डन, ये तो सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं करने हैं। हाँ, ये बार बार पढ़ लो आप, बेन जॉनसन को पढ़ लो, रॉबर्ट ग्रीन को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, और मैथ्यू अर्नोल्ड को, जो उन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो शेक्सपियर के वर्क के साथ पब्लिश हुए हैं। और एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं से ही रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं करने हैं जब आपको पता है कि ये आते ही आते हैं। और एक जो शेक्सपियर का एपिटाफ है उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्वेश्चन में इंक्लूड करती रहूंगी, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हाँ, आंसर किया किसी ने, वेरी वेल डन। 23 का है आपका द टेम्पेस्ट, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज मेरे को इसमें डिस्कस करनी है, ये जो है ना द टेम्पेस्ट की लाइन, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, किसी को पता है ये लाइंस कहाँ और देखने को मिलती हैं? ये जो एरियल सॉन्ग गा रहा है, बिगिनिंग है सेकेंड स्टैंजा में द टेम्पेस्ट की, और ये लाइंस हमें सेम टीएस इलियट यूज करते हुए दिखाई देते हैं द वेस्टलैंड में, ठीक है, एरियल के सॉन्ग की। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, टीएस इलियट वेस्टलैंड में द टेम्पेस्ट की इन लाइंस को यूज करते हैं, ये एरियल का सॉन्ग है जो उन्होंने शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से लिया है, ठीक है, ध्यान रखना इस फैक्ट को। चलो, द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन किससे एसोसिएटेड है? इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन, रिचर्डसन, फील्डिंग, हार्डी, जॉन कीट्स। ठीक है, वेरी वेल डन। ये हो जाते हैं आपके, वेरी गुड, ये है रिचर्डसन, रिचर्डसन, ओके। टच स्टोन कॉइन्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, टीएस इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, एसटी कॉलरिज, या नन ऑफ दीज? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड अनु, ये हो जाते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी विट्स कॉइन्ड बाय, यूनिवर्सिटी जो विट्स है ये टर्म किसने कॉइन किया था? टीएस इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, या सेंट्सबरी, या नन ऑफ दीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 16 सेंचुरीज के जो राइटर थे उनका एक ग्रुप जो कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, ठीक है, उन्हीं को यूनिवर्सिटी विट्स कहकर बुलाया है। एंड द आंसर इज यस, वेरी गुड, ये हो जाते हैं आपके जॉर्ज सेंट्सबरी। हाँ, वेल डन खुशबू, हाँ, वेरी गुड हीरा, ये हो जाते हैं जॉर्ज सेंट्सबरी, ओके। चलो, 16 सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनके ग्रुप को। हाँ, एन एबिलिटी टू यूज बोथ द हैंड्स, व्हाट इज कॉल्ड? एन एबिलिटी टू यूज बोथ द हैंड मीन्स एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप दोनों हाथों का यूज करके काम कर सकते हो या लिख सकते हो, व्हाट इज कॉल्ड? एरुडाइट, डेक्स्टरिटी, एक्यूमन, या नन? बताइए। ये इजी है, हाँ, वेरी वेल डन, ये हो जाता है आपका डेक्स्टरिटी, यानी कि दोनों हाथों का यूज करके यूज करना, एबिलिटी होना। एरुडाइट क्या होता है? पावर ऑफ लर्निंग या नॉलेज होना, ठीक है, एरुडाइट उसे बोलेंगे। और एक्यूमन क्या होता है? गुड जजमेंट एंड गुड डिसीजन लेने की एबिलिटी एक्यूमन होता है, ठीक है, क्लियर? हाँ, सो राइट आंसर इज डेक्स्टरिटी, इसको बोलेंगे डेक्स्टरिटी। हाँ, एम्बीडेक्स्टर्स एंड डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी बोलेंगे, एम्बीडेक्स्टर्स नहीं, डेक्स्टरिटी यहां पर करेक्ट होगा, ध्यान रखना इसको। Brought on his way with joy, he unobserved home to his mother's house, private returned. बताइए कहां से ये लाइन्स हैं, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है क्योंकि हम अपनी क्लास में भी यूज कर चुके हैं। हाँ हाँ, ठीक है शोभित, एक और हिंट ले लो, एंडिंग लाइन है ये इनमें से किसी वर्क की, पैराडाइज रोस्ट की है, पैराडाइज रीगेंड की है, सैमसन एगोनिस्ट की, या कॉमर्स की?
होम टू हिज मदर्स हाउस प्राइवेट रिटर्न। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये हो जाती है आपकी कहां से, पैराडाइज रीगेन की एंडिंग लाइन है बुक 4 से। टोटल बुक हमें इसमें कितनी देखने को मिलती है, 4, और एंडिंग लाइन है पैराडाइज रीगेन की। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, ये इजी है, ये तो सभी को पता होगा। कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। एक्ट 2 सीन 2। कायर तो बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ से पहले, लेकिन जो वीर होते हैं वो सिर्फ एक बार ही टेस्ट करते हैं डेथ को। एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है, किसने बोली है, एंटनी, कैशियस, ब्रूटस या जूलियस सीजर। वेरी वेल डन, ये सभी का सही है, जूलियस सीजर। ठीक है, ये उनका करेजियस स्टेटमेंट है। ठीक है, एट टू ब्रूट, बताओ कहां से है ये स्टेटमेंट, एट टू ब्रूट, एक्ट 3 सीन 1। ये भी इजी है, जब उनके साथ कॉन्स्पिरेसी होती है, उनको धोखा दिया जाता है। ठीक है, और स्पोकन बाय, हाँ ध्यान से, स्पोकन बाय, वेरी गुड वंदना, ये हो जाते हैं आपके जूलियस सीजर। ठीक है, एट टू ब्रूट, जब वो पीछे से उन पर वार करता है तो जूलियस सीजर जब देखते हैं तो बोलते हैं कि ब्रूटस तुम भी। उन्हें विश्वास नहीं था कि ब्रूटस भी ऐसा कर सकता है। ये सीजर के लास्ट वर्ड हैं। ठीक है, जो जिससे उन्हें एहसास होता है बेट्रेयल का, कि उन्हें धोखा दिया गया है, जब उनका फ्रेंड ब्रूटस उनको स्टैब कर रहा होता है, चाकू मार रहा होता है। ठीक है, हाँ वेरी वेल डन। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. Most important line. For oft, प्राय जब मैं अपने काउच पर लेटा होता हूं खाली और पेंसिव मूड में। हाँ वेरी वेल डन, स्पोकन बाय जूलियस सीजर। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, खाली और पेंसिव मूड में, उदासी के माहौल में जब मैं अपने काउच पर लेटा होता हूं तो मैं उनको याद कर लेता हूं। किनको, वेरी वेल डन। किसका आंसर आया है, हीरा का। वेरी गुड हीरा, वेल डन शोभित, वेरी गुड सिंपल गाइस, मीना। हाँ ये आप सभी ने ठीक किया। ए, डेफोडिल्स की ये लाइन है, वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं। ठीक है, जब वो मेलनकलिक फॉर्म में लेटे होते हैं तो फिर वो डेफोडिल्स को याद करके जॉय से भर जाते हैं, खुशी आ जाती है उनके एकदम माइंड में। और इसको आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड के नाम से जाना जाता है। अदर टाइटल है द डेफोडिल्स। ठीक है, यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस। चलो ग्रामर पार्ट बताओ, एरर फाइंड करो। ध्यान से आंसर करना। यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। नो एरर। इजी है ये तो। हाँ वेरी वेल डन, ये हो जाएगा आपका क्या, ईदर के साथ आप एल्स थोड़ी यूज करते हो। ठीक है, ईदर और, तो सी पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में। वेरी गुड, चलो ये वाला बताओ। As soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the ground for prayer. No error. हाँ खुशबू, वेरी गुड। ईदर और, नीदर नॉट, है ना, ग्रुप में यूज होते हैं। देखो जो ये वर्ड्स होते हैं ना, हाँ ठीक है, वेरी वेल, वेरी गुड। एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। ठीक है, इनके बाद आंसर किया किसी ने, वेरी गुड, हाँ बी सही है, वेल डन शोभित, खुशबू। ठीक है, हाँ ये बी यहां पर क्या है, देन को हटा देंगे। ये जो एज सून एज, या फिर ऐसे भी दे देंगे यहाँ पे सो लॉन्ग एज, है ना, एज लॉन्ग एज, तो इनके साथ देन यूज नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट, एज सून एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट असेंबल। चलो नेक्स्ट, बताइए। He not only comes here for shopping but also for having a glimpse
ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल, नो एरर। ठीक है, वेरी वेल डन। हाँ, ये जो वर्ड होते हैं ना आपके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिया है किसी ने आंसर? ध्यान से देना, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है आपको। इधर और नीदर नॉर, ये आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जेरेंट, ठीक है, आदि को जोड़ते हैं। तो इस सेंटेंस में देखो, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉट ओनली का यूज यहां पर फॉर शॉपिंग के पहले होना चाहिए, ठीक है, जैसे बट ऑल्सो, फॉर हैविंग। तो इसी तरह से क्या होगा, नॉट ओनली फॉर शॉपिंग। हाँ, वेरी वेल डन। तो ए पार्ट में एरर होगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा करेक्ट, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल, ठीक है। ये इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बट ऑल्सो फॉर प्रीपो है, फिर हैविंग वर्बल नाउन है यानी कि जेरेंट, इसी तरह से नॉट ओनली भी यहां पर यूज होगा, ठीक है। चलो, हाँ, वेरी गुड। ये वाला बताओ, द फ्रेज मेटाफिक्शन इज एसोसिएटेड विद या फिर कॉइंड बाय, बताओ। मेटाफिक्शन, ठीक है, ये आप सबका ठीक है, विलियम एच गैस, ठीक है। विलियम एच गैस ने मेटाफिक्शन को कॉइन किया था या उनसे एसोसिएटेड था। वेरी गुड, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ मिल्टन्स टू द लेडी मार्गरेट ले? थीम बतानी है आपको मिल्टन के इस वर्क की, टू द लेडी मार्गरेट ले। लव है, मॉर्टेलिटी है, नेचर है या पॉलिटिक्स है? वेरी गुड, ये हो जाता है आपका 36 का आंसर किया किसी ने, ये हो जाता है लव। इसकी थीम रखी है उन्होंने लव। सोनेट है, और ये भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर का सोनेट है, तो सोनेट नंबर 10, ओके, जिसमें स्पीकर लेडी मार्गरेट की एडमिरेशन करते हुए हमें शो होते हैं। चलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक? कैरेक्टरिस्टिक बतानी है एपिक की, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, ज्यादा नहीं पर थोड़ा। Focus on the personal emotions and experience of the protagonist. Features a heroic protagonist and a detailed setting, typically short and lyrical, with a focus on love and relationships, expresses sorrow or mourning for a deceased person. हाँ, ठीक है। कोई भी एक विशेषता है इसमें एपिक की, बताएंगे। एंड द फर्स्ट आंसर इज यस, वेरी वेल डन हीरा, वेरी गुड खुशबू। ये हो जाते हैं बी, हीरोइक प्रोटैगनिस्ट होता है और डिटेल सेटिंग इसमें देखने को मिलती है। पर्सनल इमोशन से रिलेटेड नहीं होते क्योंकि उनकी गाथाओं को गाया जाता है एपिक में। एग्जाम्पल से समझ लो, है ना, जैसे महाभारत वगैरह हो गए। हाँ, डिटेल सेटिंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट एंड लिरिकल तो हो ही नहीं, लिरिकल हो सकते हैं, शॉर्ट नहीं होते हैं। लिरिकल तो होते हैं पर शॉर्ट नहीं होते हैं। एक्सप्रेस सोरो और मॉर्निंग फॉर अ डिसीज पर्सन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ बेल्जेबब इन पैराडाइज लोस्ट? यहाँ पे लोस्ट कर लेना है। ये सिग्निफिकेंस बतानी है जो बेल्जेबब है पैराडाइज लोस्ट में, कि वो माइनर कैरेक्टर है हु सर्व्स एज अ मैसेंजर फॉर गॉड, या फिर ऐसा माइनर कैरेक्टर जो सैटन का मैसेंजर है, या फिर मेजर कैरेक्टर है जो सैटन की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, या ऐसा कोई कैरेक्टर पैराडाइज लोस्ट में है ही नहीं।
आई थिंक 45 क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो 44 या 45 क्वेश्चन हैं आज, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये है माइनर कैरेक्टर जो एक मैसेंजर का काम करता है, किसके लिए? सैटर्न के लिए, ठीक है। सैटर्न की हेल्प करता है, जो रिबेलियन वो कर रहा है वहां गॉड के अगेंस्ट, विद्रोह जो कर रहा है, बेल्जेबब सैटर्न की हेल्प करता है। ओके, चलो बताओ। Hardly had he come out of the bus than the bomb exploded and shattered the bus into pieces. Find the error. वो बहुत ही मुश्किल से बस से बाहर आ पाया। Then the bomb exploded, ठीक है, and shattered the bus into pieces. और जो बस थी वो pieces में बट गई। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो खुशबू। शोभित, यू आर वेरी क्विक, वेल डन हीरा। हाँ, ये क्या होगा इसमें? सी पार्ट में एरर है। देन नहीं यूज होगा, व्हेन यूज होगा, ठीक है। व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस में, जो कि हार्डली, स्कार्सली, ठीक है। कंजंक्शन क्या यूज होती है? व्हेन या बिफोर, ठीक है। इनके साथ देन यूज नहीं होता है। वेरी वेल डन। चलो, हु रोट द पोएम द पैशनेट पिलग्रिम? इजी क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर ज्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से करते हैं इसको। द पैशनेट पिलग्रिम को लिखा है, हाँ, वेरी गुड, ये है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स माना जाता है, ओके, जिसमें लव, ब्यूटी एंड मॉर्टिलिटी थीम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एमिकेबल मीन्स बताओ। एमिकेबल मीन्स क्या होता है? इजी है, सिनोनिम आपको आइडेंटिफाई करना है। नेब्यूलस, एल्बोमिनेबल, हार्मोनियस या डेलिकेट। नेब्यूलस का मीन्स होता है कुछ भी चीज अनक्लियर होना, ठीक है, इनडेफिनिट होना। एबोमिनेबल क्या मीन्स होता है? हेटफुल, ठीक है, घृणा करने, घृणा से भरा हुआ। हार्मोनियस आप जानते हो, पीसफुल, ठीक है। और डेलिकेट एक तरह से बोल सकते हो कि फ्रेजाइल, फ्रेजाइल वे में आप इसको बोल सकते हो। सिनोनिम आपको फाइंड करना है। वेरी वेल डन। एमिकेबल का मीन्स क्या होता है? फ्रेंडली या पीसफुल, ठीक है, या हार्मोनियस भी आप इसको बोल सकते हो। तो करेक्ट सिनोनिम विल बी हार्मोनियस, ध्यान रखना, ठीक है। एमिकेबल होता है फ्रेंडली। चलो, ये वाला बताओ। एक्सेंचुएट मीन्स क्या होता है? इंक्रीज स्पीड, एनकरेज, इंक्रीज ग्रोथ या ओवर एम्फेसाइज। एनकरेज तो आपको पता है, साहस, इंक्रीज स्पीड, स्पीड बढ़ाना, ग्रोथ का इंक्रीज होना या जोर डालकर बोलना किसी भी चीज को। एक्सेंचुएट क्या मार्क करेंगे आप? अभी देखो यहां पर, जब हम किसी चीज पर जोर डालकर बोलते हैं ना, हाँ, किसी ने आंसर किया, हाँ, वेरी वेल डन। हाँ, ये क्या है? जब किसी चीज पर जोर डालकर बोलते हैं, जैसे कोई विशेषता किसी की बता रहे हो, है ना, या कोई भी, जैसे मैं बोल देती हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं क्या बोल रही हूँ? उसको जोर डालकर बोल रही हूँ, तो मीन्स एक्सेंचुएट क्या होता है? ओवर एम्फेसाइज, बहुत ज्यादा किसी चीज पर जोर डालना, ठीक है। ये वाला बताओ। पेनफुल, BANEFUL, पेनफुल। लॉस, इविल, प्रॉफिट, बेनिफिट, क्या मार्क करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी। लॉस, हार्मफुल, प्रॉफिट, बेनिफिट, है ना, बताइए। यस, वेरी वेल डन। पेनफुल होता है इविल, इविल, ठीक है। हाँ, हार्मफुल या इंजूरियस ऐसे भी बोल सकते हो। बाउंटी क्या होता है? बाउंटी बताओ। हेल्प करना, सपोर्ट करना, गिफ्ट या मैनेजमेंट। बाउंटी। आंसर किया 44 का? ठीक है, ठीक है, ये सभी का ठीक है।
44 का बाउंटी मीन्स होता है व्हाट, गिफ्ट, गिफ्ट बोलते हैं बाउंटी को, ठीक है, ध्यान रखना, बाउंटी मीन्स होता है गिफ्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कंसाइनी, कंसाइनी क्या होता है, डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी या मैसेंजर। डेलीगेट तो होते हैं प्रतिनिधि वगैरह, है ना, रिप्रेजेंटेटिव भी आप प्रतिनिधि के हिसाब से लगा लोगे, है ना, जैसे कोई डेलीगेट क्या होंगे कि जैसे कोई भी माल वगैरह भेजना हो, है ना, उसके जो प्रतिनिधि हो या फिर कोई भी न्यूज वगैरह, तो वो डेलीगेट कहलाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव भी प्रतिनिधि होते हैं। नॉमिनी ऐसे पर्सन जो किसी संस्था से हाँ कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं या उन्हें अधिकार दिया जाता है। किसी ने आंसर किया 45 का, यस, जिसका राइट आंसर आएगा मैसेंजर, आप जानते हो, यस। और ये हो जाते हैं कंसाइनी, कंसाइनी होते हैं यहाँ पर व्हाट, नॉमिनी, ठीक है, ध्यान रखना, कंसाइनी बोला जाता है नॉमिनी को। चलिए, होपफुल कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगी, है ना, हेल्पफुल होगी, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से करते रहिए, ठीक है, इजी क्वेश्चनों को आप हल्के में मत लीजिए क्योंकि रोंग हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।